जब मध्य प्रदेश का बजट आने वाला है उससे ठीक पहले हमारे साथ वित्त मंत्री जी हैं, तो मध्य प्रदेश की सेहत और आर्थिक सेहत उसकी भी हम बात करेंगे, कोरोना से सेहत और सबसे पहले सर मैं आपसे सवाल यही पूछूंगा, केंद्रीय बजट जो आया, मध्य प्रदेश का बजट, क्या उस केंद्रीय बजट की छवि होगी? मध्य प्रदेश के विकास को यह बजट कैसे नया आयाम देगा? बात प्रारंभ करने के पहले मैं जी न्यूज का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं, और जितना कहा जाए उतना कम है। आपने आज जो ये कार्यक्रम किया है, जिनने देश के लिए, देश की आन बान शान के लिए उनको तो पूरा देश नतमस्तक, उनके सामने नतमस्तक है, और ये भावुक क्षण भी है। ये बात सही है कि जब पूरा देश, हम यहां के सारे त्योहार मनाते हैं, तीज त्योहार मनाते हैं, अब हमारी रक्षा करने के लिए ये सैनिक सीमा पर रहते हैं, और परिवार को छोड़ करके रहते हैं, और देश के लिए अपने प्राण न्यौछावर करते हैं। इससे बड़ी बात कोई हो नहीं सकती। कुछ ठीक सर कोरोना काल में हमने तमाम जो वर्ग है, हमारे डॉक्टर्स, हमारे सफाई कर्मी, हमारा पैरामेडिकल स्टाफ, सब लोग, इन्होंने पूरे अर्थव्यवस्था को संभाला, हमको संभाला और इस बीमारी से हमको दूर रखा। मैं सीधा आपसे सवाल ये पूछ रहा हूँ सर, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी ने अभी एक लक्ष्य रखा है, लक्ष्य 1 लाख रोजगार प्रति महीने देने का, और उसके पीछे मंशा यही है कि जितने ज्यादा रोजगार मिलेगा अर्थव्यवस्था उतनी तेजी से पटरी पर लौटेगी। कोरोना के बाद अर्थव्यवस्था पटरी पर लौटे और 1 लाख रोजगार हर महीने सृजित हो, इस दिशा में कैसे सरकार आगे बढ़ रही है सर? मैं आपको ये कहना चाहूंगा कि जो कोरोना की महामारी और कोरोना का संकट, ये किसी से छिपा नहीं है। विश्वव्यापी संकट था, सारे विश्व की अर्थव्यवस्था गड़बड़ाई और देश की अर्थव्यवस्था भी गड़बड़ाई, और इस कोरोना के संकट के होते हुए मैं इस मंच से कहना चाहूंगा कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने उस संकट की घड़ी में 20 लाख करोड़ का पैकेज आत्मनिर्भर भारत को आगे बढ़ाने के लिए उन्होंने प्रेरित किया। उसी तर्ज पर मध्य प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जी चौहान ने आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश को आगे बढ़ाने के लिए और मध्य प्रदेश को आत्मनिर्भर करने के लिए जो हमारे 4 पिल्लर हैं, अधोसंरचना, सुशासन, शिक्षा, स्वास्थ्य और अर्थव्यवस्था और रोजगार, इन 4 पिल्लर के आधार पर मध्य प्रदेश आत्मनिर्भर की ओर आगे बढ़ेगा। उसमें मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री जी ने जो चिंता की है, स्ट्रीट वेंडर जो योजना है, जो हमारे फुटपाथ पर जो लोग रहते हैं, जो काम करते हैं, धंधा करते हैं, छोटे छोटे काम करने वाले हमारे बंधु हैं, ग्रामीण इलाके में, शहर के इलाके में, उनके लिए जो व्यवस्था की है 10,000 रुपये का ऋण देने की और बिना ब्याज के ऋण देने की, वो 10,000 रुपये में अपना रोजगार, व्यापार, छोटा व्यापार अपना शुरू करे, और वो जब पैसे लौटाए 10,000 रुपये, तो उसको 20,000 रुपये का फिर लोन दिया जाए, और जब 20,000 रुपये लौटाए
तो 50,000 रुपए का लोन उसको दिया जाए। ये व्यवस्था इस और रोजगार देने की ओर ही मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री जी ने बढ़ाया है और भी अनेक काम ऐसे किए हैं। ठीक, इसमें दर्शकों को मैं यह जरूर याद दिलाना चाहूंगा, आपने देखा होगा आज से 5 साल पहले, 10 साल पहले जब बजट पेश होता था तो आपको याद होगा कि केंद्रीय वित्त मंत्री जो होते थे वो एक ब्रीफकेस लेकर आते थे, एक लेदर का ब्रीफकेस होता था जिसके अंदर बजट के सारे डॉक्यूमेंट्स होते थे, और उस डॉक्यूमेंट्स को बीजेपी परंपरा निभाएगी, एक बार फिर परंपरा पर लौटेगी या नई परंपरा का अनुसरण करेगी? यह निर्णय पार्टी और सरकार स्तर पर लिया जाता है। मुझे लगता है कि यह निर्णय उसी हिसाब से लिया जाएगा। उपचुनाव हो, नगरीय चुनाव हो, ये ऐसी चीजें हैं जो चलती हुई सरकार के रिपोर्ट कार्ड के तौर पर परिलक्षित करती हैं, दिखाती हैं कि सरकार का रिपोर्ट कार्ड कैसा है। मध्य प्रदेश में सर नगरीय निकाय चुनाव होने वाले हैं। नगरीय निकाय चुनाव से पहले विपक्ष का यह कहना है कि हमारे पास सरकार के खिलाफ मुद्दे बहुत हैं। आपकी उपलब्धियां क्या हैं जो आप नगरीय निकाय चुनाव में, इन गली मोहल्लों के चुनाव में आप लोगों के सामने लेकर जाएंगे? मध्य प्रदेश की सरकार ने और भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने वो काम किए हैं, विकास के हो चाहे जन कल्याणकारी योजनाओं के हो, इतना विकास हुआ है, चाहे शिक्षा के क्षेत्र में हो, चाहे चिकित्सा के क्षेत्र में हो, फिर चाहे वो तालाब हो, स्टाफ डैम हो, फिर चाहे वो स्कूल की हो, सारे काम चाहे शहर में हो चाहे ग्रामीण इलाके में हो, आप देखें, कनेक्टिविटी को भी देखें, सारे काम विकास के हुए हैं। मुझे लगता है कि जनता का अटूट विश्वास भारतीय जनता पार्टी के प्रति है और नगरीय निकाय के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को अभूतपूर्व सफलता मिलेगी, मुझे ऐसा विश्वास है। मध्य प्रदेश में हाल ही में हमने शराब कांड भी देखा है, उज्जैन, उसके बाद मुरैना। सर, बहुत बड़ा नुकसान इस लिहाज से अवैध शराब से होता है कि एक तो सरकार को रेवेन्यू का नुकसान होता है और दूसरा आम आदमी को जान का नुकसान होता है, क्योंकि जो शराब सरकारी ठेकों पर या जो लाइसेंस शराब होती है उसमें अल्कोहल की मात्रा सीमित रहती है और उसके कंपोनेंट्स को भी मेजर किया जाता है, लेकिन ये 20 से 30-40 रुपए की मिलने वाली झिंझर पोटली ये हर तरह से हानिकारक है। अवैध शराब माफिया पर, कोचियों पर कैसे लगाम लगाई जाएगी, इस पर मैं जरूर पूछना चाहूंगा आपसे। सरकार ने पूरी तरह से कठोरता से निर्णय लिया है इसमें और मुझे लगता है कि माननीय मुख्यमंत्री जी इसको साफ तौर पर कह चुके हैं कि किसी भी प्रकार के माफियाओं को बख्शा नहीं जाएगा, चाहे वो शराब माफिया हो, चाहे भू माफिया हो, चाहे परिवहन माफिया हो। इन माफियाओं के खिलाफ जितनी कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो सकती है वो कार्रवाई मध्य प्रदेश की सरकार में होगी और अभी भी जो कुछ घटना हुई है दुर्भाग्यपूर्ण है, कार्रवाई उसमें जितने भी दोषी लोग हैं उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की गई है। बड़ी दिलचस्प बात यह है कि जब कमलनाथ सरकार थी और उस वक्त एंटी माफिया अभियान चल रहा था, तो उस वक्त हमने सुना बीजेपी के कई प्रवक्ता एक बयान देते थे सर कि जानबूझकर बीजेपी के लोगों को टारगेट किया जा रहा है, और इत्तेफाक की बात देखिए जब आपकी सरकार आई है अब कांग्रेस के प्रवक्ता ये आरोप लगाते हैं कि जानबूझकर कांग्रेस के लोगों को टारगेट किया जा रहा है। जनता समझ नहीं पा रही है ये कार्रवाई कार्यकर्ताओं पर होती है, माफिया पर होती है, किस पर होती है? नहीं, ये कार्रवाई होती है अपराधियों पर। मुझे नहीं लगता कि ये कहना बिल्कुल गलत है उनका कि चुन करके या किसी पार्टी विशेष के लोगों पर कार्रवाई नहीं होती है, आपराधिक प्रवृत्ति के लोगों पर और जो इस प्रकार के जो लोग हैं उन पर कार्रवाई सरकार करती है। माफिया का काम, उनका अवैध साम्राज्य, उसको ढहाने की अब नई रीत चली है। अगर घर नक्शा पास नहीं है, अवैध है, उसको हम ढहा रहे हैं। क्या ये पॉजिटिव संदेश देता है समाज में कि अब इनसे खौफ खाने की जरूरत नहीं है, इनसे डरने की जरूरत नहीं है, सरकार नेस्तनाबूद करेगी ऐसे लोगों को? बिल्कुल, सरकार तो हर कदम पर खड़ी है और आपको अभी पता होगा कि मध्य प्रदेश में कितने लोगों के खिलाफ कार्रवाई हुई है। चाहे इंदौर हो, ऐसे अनेक लोग हैं जिन्होंने गरीब लोगों को, या कई हमारे ऐसे बंधु हैं जो सामान्य वर्ग के, हमारे कई ऐसे लोग हैं जिनके जमीन के मामले थे, प्लाट ले रखे और प्लाट पे कब्जे कर रखे, उनको उनका मालिकाना हक नहीं दिया, अभी छुड़वाए अभी बहुत लोगों से, और पूरे मध्य प्रदेश में कार्रवाई चल रही, कोई एक स्थान पर नहीं, पूरे मध्य प्रदेश में चल रही और ये आगे भी चलेगी। ये बिल्कुल साफ है कि कोई भी आपराधिक प्रवृत्ति के लोग हों, चाहे मैंने ये पहले ही कहा है कि किसी भी प्रकार के माफियाओं को
कोई स्थान नहीं है मध्य प्रदेश में, उनके खिलाफ जितनी सख्ती से कार्रवाई हो सकती है हम करेंगे। माफियाओं पर सख्ती, आम आदमी पर नरमी, उसके लिए नरम दिल। कोविड के बाद शिवराज सरकार की वो कौन कौन सी योजनाएं थी जिन्होंने आम आदमी को, मध्य प्रदेश के आम आदमी को संबल दिया सर? बहुत सारी योजनाएं हैं। मुझे लगता है कि सभी क्षेत्र में ले लें आप, चाहे वो शिक्षा के क्षेत्र में लें या अपन किसानों के बारे में लें। मुझे लगता है कि जितनी सारी योजनाएं बनी है वो सब आम लोगों के लिए बनाई है। जगदीश जी, आप साइकिल चलाते हैं? बिल्कुल। साइकिल पहले से चलाते हैं सर, आजकल ज्यादा चला रहे हैं? मैंने बहुत चलाई। मैं जब रामपुरा पढ़ता था तब भी चलाता था और आज भी चला लेता हूँ। क्योंकि आजकल एक साइकिल बड़ी चर्चा में, वो साइकिल ढूंढी जा रही है जो शिवराज सिंह चौहान ने मुख्यमंत्री रहते तब चलाई थी। कमलनाथ जी साइकिल की डिमांड कर रहे हैं, तो साइकिल के बारे में आपको जानकारी है सर? कहाँ है आजकल? अब मैं कमलनाथ जी के बारे में मैं क्या कहूँ, जनता ने देख लिया है। 15 माह का जो उनका शासन था, 15 माह रहे, 15 माह में क्या क्या काम किए उन्होंने, ये जनता ने बहुत अच्छी तरह देख लिया और उन्हीं के पार्टी के लोगों ने बता दिया। बहुत कहने की आवश्यकता नहीं है, ये जनता ने परिणाम दे दिया और उन्हीं के पार्टी के लोगों ने बता दिया। साइकिल से सर एक सवाल मुझे और याद आया। हाल ही में जबलपुर स्मार्ट सिटी के तहत एक प्रशासन ने, सरकार ने एक अच्छी पहल की कि आम जनता साइकिल की तरफ बढ़े, प्रदूषण कम हो और साइकिल से उनकी सेहत भी अच्छी रहे। 2 करोड़ रुपए की एक योजना तैयार की गई, एक कॉन्ट्रैक्ट भी हुआ। उसके बाद या तो साइकिलें चोरी होने लगे या साइकिल के पार्ट्स ही चोरी होने लगे। नतीजा वो पूरी योजना गर्त में चली गई। सरकार कई बार अपनी दिशा से, अपनी ताकत से, अपनी सक्षमता से वो चीजें सामने रखती है, लेकिन उसके बाद पलीता लगाने वाले लोग जनता के बीच में से ही उन योजनाओं का पलीता लगा देते हैं और एक बहुत बड़ा वर्ग आम जनता का, जिसको वाकई उस योजना की जरूरत थी, उसको बहुत नुकसान होता है सर। बात सही है। मुझे लगता है कि इस प्रकार के, इस प्रवृत्ति के लोगों को ये सब वैसे नहीं करना चाहिए। मुझे लगता है कि ये जो भी करते हैं वो गलत करते हैं। इसमें विभागीय मंत्री जी का एक जवाब भी आया था कि आगे से हम कोशिश करेंगे, कमल पटेल साहब ने भी कहा था इस पर, कि आगे से हम कोशिश करेंगे कि योजनाओं का हम पूरी तरह से पहले उसको देखें, परखें, उसके बाद ही योजनाओं को लॉन्च करें, उसके साइड इफेक्ट्स और दूसरी चीज़ें जानते हुए। तो क्या स्मार्ट सिटी जो हमारी डेवलप की जा रही हैं उसमें पैसा हमारे पास, चूंकि एक बड़ा अमाउंट केंद्र सरकार से आ रहा है स्मार्ट सिटीज़ के लिए, वो फंड अभी पर्याप्त है उस दिशा में, उस रफ्तार से काम करने के लिए, स्मार्ट सिटीज़ को डेवलप करने के लिए? समय समय पर बजट आता है। मुझे लगता है कि कोई काम रुकता नहीं है और प्रदेश सरकार को भी उसमें जो कुछ करना रहता है वो प्रदेश सरकार भी मदद करती है। मध्य प्रदेश सरकार की मंशा क्या है स्मार्ट सिटीज को लेकर? किस तरह की स्मार्ट सिटी हम डेवलप करना चाहते हैं? हम आम जनता को भविष्य का कैसा शहर देना चाहते हैं? मुझे लगता है कि स्मार्ट सिटी भी बने, लेकिन मध्य प्रदेश के गांव का विकास भी हो, बाकी शहरों में भी अच्छी व्यवस्था हो, मूलभूत सुविधाएं हो और भाई स्मार्ट सिटी के साथ साथ में गांव का भी विकास हो। तो ये सरकार दोनों काम कर रही है, गांव का भी पूरा ध्यान रख करके पूरा विकास कर रही है। जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़, आपकी आवाज, हम आप जनता की आवाज सरकार तक पहुंचाते हैं। एक छोटा सर्वे में यही कर लेता हूं, आप में से कितने लोग ऐसे हैं जो स्मार्ट सिटी कॉन्सेप्ट में ये चाहते हैं कि शहर की मूलभूत सुंदरता बनी रहे, सुविधाओं का विकास हो, शहर अपनी ओरिजिनल पहचान के साथ एक विकसित शहर बने? ये एक ऑप्शन है। और दूसरा, ठीक सर, और दूसरा ऑप्शन मैं आपको देता हूं, एक नए रंग रूप में एक नया शहर आप देखना चाहते हैं, भोपाल, इंदौर, कोई भी शहर हो सकता है। तो इन दोनों ऑप्शंस में से जो पहला ऑप्शन है कि मूल सुंदरता बनी रहे, वो हमारा जो मिजाज है पुराना, जो भोपाली होने का एहसास है वो बना रहे कुछ सुविधाओं के साथ, उसमें कितने लोग हैं जरा हाथ खड़ा करिए एक बार। ठीक। दूसरे ऐसे कितने लोग हैं जो भोपाल को एक बिल्कुल नए रूप में देखना चाहते हैं, बिल्कुल एक अलग, जो कोई आए तो उसके लिए? मुझे लगता है पहले वाले सवाल में सर ज्यादा लोग ठीक थे, तो ये सरकार के लिए भी एक ये हो सकता है कि आम आदमी क्या चाहता है। अगर हम छोटा एक सैंपल से सर्वे मान लें तो भोपाली आम ये चाहता है कि वो जो भोपाल का जो मिजाज है, वो जो अंदाज है, वो बना रहे और सुविधाएं डेवलप हों। हम उस दिशा में आगे बढ़ रहे हैं सर, या हम कुछ बिल्कुल भोपाल को नया रूप देना चाह रहे हैं? मैं इस बात से सहमत हूं कि मूल स्वरूप भी रहना चाहिए, शहर का मूल स्वरूप भी रहना चाहिए, पहचान है एक, वो रहना चाहिए। भोपाली एक बार अपने लिए जोरदार तालियां बजा दें एक बार।
और सरकार ने बता भी दिया है कि जो मूल जो आत्मा है वो बरकरार रहनी चाहिए। सर, नाम बदलने को लेकर आजकल बहुत कुछ हो रहा है, इधर नाम बदलिए उधर नाम बदलिए। कुछ कहते हैं नाम बदलने की क्या आवश्यकता है, इसी मिंटो हॉल में जहां हम बैठे हैं इसका भी नाम बदलने की मांग उठी, आलोक शर्मा जी ने मांग उठाई। नाम बदलने से विकास की तरफ हम बढ़ेंगे, ये सिद्ध होता है क्या सर, या दरअसल नाम चूंकि हमारी भावनाओं से, इतिहास से जुड़ा हुआ है, इसलिए ये चीजें आवश्यक हैं? अब मुझे लगता है कि कहीं कहीं समय समय पर निर्णय जो भी होते हैं वो कहीं सामूहिक निर्णय होते हैं, और मुझे नहीं लगता कि कोई, अगर कोई नाम ऐसे हैं, कोई शहीदों के नाम पर है या कहीं महापुरुषों के नाम पर है, तो नाम रखना चाहिए, कोई दिक्कत नहीं। आम जनता एक सवाल का जवाब और भी जानना चाहती है सर। हम हार्ट ऑफ द नेशन हैं, हम सेंटर में आते हैं, बिल्कुल हमारा सेंटर है। यहाँ से उद्योगपति को ट्रांसपोर्ट, माल सप्लाई करना वो बहुत ज़्यादा आसान है टॉप नॉर्थ रीजन या टॉप साउथ रीजन से फैक्ट्री लगाकर और पूरे देश में अपना माल भिजवाना या रॉ मटेरियल इकट्ठा करना। इस भौगोलिक परिस्थिति को कैसे मध्य प्रदेश सरकार आगे भुनाने वाली है? यह बात सही है कि मध्य प्रदेश बिल्कुल मध्य में है और यहाँ से आवागमन के साधन भी अच्छे हों, इसके लिए भी मुझे लगता है कि सरकार पूरी तरह से गंभीर है, चिंता कर रही है। कोरोना एक बार फिर दस्तक देने लगा है और मामले बढ़ने लगे हैं। सरकार की जेब पर बहुत बड़ा असर पड़ा है पिछले इस कोविड काल में। लोगों को तो हम लगातार जागरूक कर ही रहे हैं, लेकिन बढ़ते हुए मामले, क्या लोगों की लापरवाही है या ये मान लेना कि ठीक है चला गया, हमें तो नहीं हुआ, हम ठीक हैं, वो लापरवाही इसको आगे बढ़ा रही है, इन आंकड़ों को आगे बढ़ा रही है? मुझे लगता है कि हम सबको सावधानी रखने की आवश्यकता है। मास्क लगाना अभी मुझे लगता है कि बहुत सारे हमारे सब साथियों ने बंद कर दिया है कि भाई चलेगा, धकाने की बात होने लग गई। मुझे लगता है कि धकाना नहीं चाहिए, सावधानी रखना चाहिए, मास्क भी लगाना चाहिए, दूरी भी बराबर बना के रखना चाहिए और जितनी सावधानियां हम रख सकते हैं वो रखना चाहिए। और वैक्सीन तो अब लग ही रहा है धीरे धीरे, और सावधानियां बहुत आवश्यक है। अभी कोरोना पूरी तरह से गया नहीं है, इसलिए पूरी चिंता करना चाहिए। वैक्सीन पर मैं आऊंगा सर, बहुत अहम सवाल है वो, लेकिन आम जनता नेताओं को, मंत्रियों को देखकर ही सीखती है, आपका अनुसरण करती है। विधानसभा शुरू हुआ, हमने कई विधायकों को और मंत्रियों को देखा बिना मास्क के। पथरिया से बीएसपी की विधायक है रामबाई जी, उनसे जब पूछा गया, हमारी टीम ने पूछा कि आपने मास्क क्यों नहीं पहना, तो उन्होंने कहा कि उनको घबराहट होती है, उनका जी घबराने लगता है और उनको उल्टियां आती हैं, उनका ये कहना था। और उन्होंने कहा कि 100 लोगों में से 99 लोग मास्क लगाते हैं, तो उनको देख के मास्क लगा लो, अकेले मुझको देख के मास्क लगाओगे क्या? उनका ये जवाब था। ठीक है, उनकी ये सोच हो सकती है, लेकिन क्या माननीयों को, नेताओं को एक मैसेज जनता में देना चाहिए कि सिर्फ अपील करने से नहीं होगा, आपको आम जीवन में खुद भी दिखानी पड़ेंगी चीजें, तभी लोग आपको फॉलो करेंगे? बिल्कुल, मैं सहमत हूं आपकी बात से। हमको खुद को करना चाहिए और ऐसे सारे जिम्मेदार लोगों को तो संदेश देना ही चाहिए। तो कभी कभी कोई विचार व्यक्त करते हैं, वो व्यक्तिगत विचार रहते हैं, लेकिन मुझे लगता है कि जिम्मेदार लोगों को इन सब की सावधानी रखना चाहिए ताकि मैसेज जाए उसका। जी, एक हमारे लिए बहुत गर्व की बात है कि भारत, जिसे हम मानकर चलते थे कि हम यहाँ पर मेडिकल इक्विपमेंट्स और जो बाकी मेडिकल सुविधाएं हैं उनके लिए हम आश्रित हैं विदेशों पर, विदेश की तकनीकों पर, विदेश की फैक्ट्रीज पर, लेकिन बहुत गर्व की बात है हमारे लिए कि आज पीपी प्रोडक्शन में हम दुनिया में दूसरे नंबर पर आ गए हैं। हमारे अपने वैज्ञानिकों ने भारत में 2 वैक्सीन, कोवैक्सीन और कोविशील्ड का इजाद किया और दुनिया उस पर भरोसा जता रही है। ये कितनी बड़ी उपलब्धि, भविष्य में रोजगार बढ़ाने का साधन, भारत की मेडिकल क्षेत्र में एक नई छवि उभरती हुई, और मध्य प्रदेश में उसका योगदान, वो कैसे आगे बढ़े, उस दिशा में सरकार कहां जा रही है? सर, बहुत बड़ी बात है, हम उन सब वैज्ञानिकों का सम्मान करते हैं। वास्तव में भारत में कोई प्रतिभा की कमी नहीं है और सारे लोग हमारे यहाँ पर हैं, और उसी तर्ज पर भी हमारे प्रधानमंत्री जी यही तो चाहते, आत्मनिर्भर भारत में यही तो चाहते हैं कि सब कुछ हिंदुस्तान में है, हम क्यों बाहर देखें। और इसी ओर मुझे लगता है कि केंद्र सरकार भी इसी ओर कदम बढ़ा रही है, और हम भी ये चाहते हैं मध्य प्रदेश की ओर से भी कि जो कुछ हो, हमारे यहाँ कोई कमी नहीं, यही सब कुछ है और यही करना चाहिए, पर प्रोत्साहन देना चाहिए, और सरकार निश्चित रूप से मुझे लगता है कि उस ओर कदम बढ़ा रही है।
चीन और भारत के प्रोडक्ट्स में जो बेसिक एक जो भिन्नता है, अलग चीज़ें हैं, वो ये चाइना का माल भले ही सस्ता हो सर, लेकिन उसकी क्वालिटी की गारंटी नहीं है। नतीजा पाकिस्तान ने मेडिकल इक्विपमेंट्स चीन से मंगाने बंद कर दिए। मास्क चीन बेचने को उतारू है, पाकिस्तान लेने को तैयार नहीं है। लेकिन हमारी जो कोविशील्ड और कोवैक्सीन है उसकी ब्राज़ील और दूसरे देशों में बहुत ज़्यादा डिमांड है। हाल में ऑर्डर हमारे जा भी रहे हैं और दुनिया हमको धन्यवाद दे रही है। हमको एक तरीके से मेडिकल के क्षेत्र में अब हमको गुरु के तौर पर, एक बहुत बड़े भाई के तौर पर हमको उसमें प्रोजेक्ट किया जाने लगा है। कितना बड़ा मार्केट है हमारे पास पूरी दुनिया में ग्लोबली कि हम चीन से अलग उसको पीछे छोड़ते हुए हम अब इस नए फील्ड में जब हम देख रहे हैं कि इस तरह का पेंडेमिक हमारे लिए आपदा में अवसर के तौर पर भी हो सकता है, हम पूरी दुनिया को भारत का क्वालिटी प्रोडक्ट मुहैया कराएं और मध्य प्रदेश उसमें अपना योगदान दे। ये देश के लिए गर्व की बात है और मध्य प्रदेश भी इसमें कहीं पीछे नहीं है। हमारे यहाँ भी बहुत प्रतिभाएं हैं और निश्चित रूप से हमारा देश दुनिया में नाम है देश का, हिंदुस्तान का। वो सारे काम किए हमारे हिंदुस्तान के लोगों ने जो कोई कर नहीं पाया, और हमारे यहाँ कोई कमी नहीं है और निश्चित रूप से हम सब साथ हैं। अगला सवाल हम सभी से जुड़ा हुआ है सर। दूसरे चरण में अब 60 साल से ऊपर के सीनियर सिटीजन्स को वैक्सीनेशन होने वाला है। लोगों से आप क्या अपील करते हैं, क्योंकि हमने देखा कि वो हमारे स्वास्थ्य कर्मी जिन्होंने अपनी जान जोखिम में डालकर, खतरे में डालकर मानवता की सेवा की, मध्य प्रदेश की जनता की सेवा की, लेकिन उनमें से एक छोटा सा वर्ग ऐसा भी है जो वैक्सीन से या तो डरा हुआ है या उससे कोई आपत्ति वो नहीं लगवा रहा है। हम उससे प्रोत्साहित कर रहे हैं उनको, और ये जो नया ये वर्ग है 60 साल से ऊपर का जिनको वैक्सीनेशन होने वाला है, उनको इस वैक्सीन ये सुरक्षित है, ये प्रभावी है, आप सरकार की तरफ से उन्हें कैसे मोटिवेट करेंगे सर? बिल्कुल, मुझे लगता है कि सबको हम प्रेरित कर रहे हैं, कोई डरने की आवश्यकता नहीं है। सारे लोग उसमें लगा रहे हैं, हमारे सारे जिम्मेदार लोगों ने भी वैक्सीन लगाई है और धीरे धीरे, और मैं तो ये कहूँगा इस अवसर पर आपके इस मंच से कि कोरोना के संकट में जिन सारे लोगों ने, चाहे डॉक्टर्स हों, चाहे पैरामेडिकल स्टाफ हों, चाहे पुलिस के हमारे साथी हों, और भी अनेक सफाई कर्मचारी बंधु हमारे हों, सारे लोगों ने अपनी जान जोखिम में डाल करके जो उस समय सेवा की है, पूरा देश उनके लिए नतमस्तक है। हमने पहले भी इस बात का जिक्र किया, कुछ पैनल हमारे साथ थे एक्सपर्ट्स के, उस दौर भी में भी मैंने कहा था कि तालियां बजाकर स्वागत कीजिए उन लोगों का, उनका शुक्रिया अदा कीजिए जिन्होंने अपनी जान खतरे में डालकर मध्य प्रदेश की सेवा की। कुछ और लोग भी अभी हमारे साथ जुड़े हैं, मैं चाहता हूं एक बार हम सब मिलकर फिर हम अपने डॉक्टर्स के लिए, हम अपने पैरामेडिकल स्टाफ के लिए, पुलिस के लिए जोरदार तालियां बजाते हैं उस दौर के लिए कि आज अगर हम यहाँ आमने सामने बैठे हैं, हम वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में वर्चुअली हम एक दूसरे को देखते थे, और उन्होंने, बहुत सारे डॉक्टर्स भी हमारे साथ हैं यहाँ पर और पैनल में भी डॉक्टर्स हमारे साथ थे, तो उन सभी का हम तहे दिल से, और जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ जी परिवार भी उनका बहुत बहुत धन्यवाद देता है। सर, उसी पर मैं इसी जो आपने ये बात अभी रखी, इसी पर मैं आपसे सवाल पूछना चाहता हूँ। डॉक्टर्स मध्य प्रदेश में अभी भी कई अस्पतालों में कमी है और हमको वक्त के साथ ये महसूस हो गया कि जान बचाने के लिए हमको बाकी सुविधाओं से ज्यादा अस्पतालों की आवश्यकता है, डॉक्टर्स की आवश्यकता है, और अगेन इसके लिए हमको बजट चाहिए। अभी माननीय मुख्यमंत्री जी ने ये तय किया है कि जिला स्तर पर सर्व सुविधा युक्त सारी व्यवस्थाएं हर जिला मुख्यालय पर अस्पताल में हो, इसके लिए उन्होंने पूरा प्लान किया है। और मुझे लगता है कि मध्य प्रदेश के सभी जिलों में जिला मुख्यालय पर अस्पताल की व्यवस्थाएं ठीक करने के लिए जो कुछ उसमें बजट की आवश्यकताएं होगी वो भी उसमें करेंगे, और बेहतर व्यवस्था हो, एक जिला मुख्यालय पर अस्पताल अपडेट हो ताकि उनको कहीं बड़े स्थान पर जाने की आवश्यकता नहीं पड़े। यह प्रयास चल रहा है। बिल्कुल जो एक बड़ा कॉमन सा सर हिसाब किताब है वो ये कि छोटे इलाकों में, ग्रामीण अंचलों में और दूरस्थ अंचलों में सरकारी अस्पताल होते हैं मानवता की सेवा के लिए, गरीबों की सेवा के लिए। प्राइवेट हॉस्पिटल्स इसलिए शहरों में ज़्यादा हैं क्योंकि रेवेन्यू वहाँ से अच्छा आता है, बड़े लोग होते हैं, उनके पास पैसा होता है, वो क्वालिटी इलाज के लिए पैसा खर्च कर सकते हैं जो ग्रामीण नहीं कर सकते। लेकिन गुणवत्तापूर्ण इलाज उस आखिरी छोर पर खड़े व्यक्ति को भी मिले, वो चाहे शासकीय अस्पतालों के माध्यम से मिले, वो चाहे पीपीपी मोड पर मिले, वो कैसे भी मिले, तो उसमें मैं आपसे जरूर पूछना चाहूंगा उस दिशा में सरकार आगे क्या सोच रही है? बिल्कुल, हमारा पूरा प्रयास रहेगा कि जो भी अस्पताल है वहां पर आम आदमी को इलाज
अच्छा इलाज मिले और सारी व्यवस्थाएं उनको मिले, क्योंकि हर आदमी कोई बड़े अस्पताल में जा नहीं सकता है। लेकिन सरकार की ये पूरी तरह से चिंता है और मुख्यमंत्री जी भी पूरी तरह से गंभीर है इस मामले में, और मुझे लगता है कि आने वाले समय में हम पूरी व्यवस्था करेंगे। मैं जगदीश देवड़ा जी बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं आपको, आप हमारे साथ आए, इस मंच पर जुड़े, बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं एक बार और जी न्यूज का बहुत आभारी हूं और बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। आज जो कार्यक्रम आपने किया है वास्तव में, और शहीदों के परिवार वालों का जो आपने सम्मान किया है, ये वास्तव में हम सब बहुत गौरवान्वित हैं, और उन सब परिवार को मैं प्रणाम करता हूं। मैं नतमस्तक हूं, पूरा देश नतमस्तक है आपके सामने, और एक बार और मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। और